हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड एआईबी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड वो ये वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में भी है और 2019 का भी है। अब दोनों एक्ट में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। डेफिनेशंस, कंज्यूमर के डेफिनेशन सेक्शन 2 सब क्लॉज डी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दिया गया है। एंड कंज्यूमर की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 ऑफ न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में दिया गया है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ई कॉमर्स को कवर नहीं किया गया था, वेरएस इन द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ई कॉमर्स को डिफाइन किया गया है कंज्यूमर के अंदर। रिड्रेसल एजेंसी 1986 में डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन है। डिफरेंस ये है, ये क्वेश्चंस जनरली पूछे जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम का 1986 में पावर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अप टू 20 लाख था। स्टेट कमीशन के पास 20 लाख टू 1 करोड़, नेशनल कमीशन के पास अबाव 1 करोड़। डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास 1 करोड़ तक का पावर है टू एंटरटेन द केस। स्टेट कमीशन के पास बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़ एंड नेशनल कमीशन अबाउट 10 करोड़। Territorial jurisdiction, complaint filed where opposite party resided or carry on business. Whereas in the new act, complainant can also file where the complainant reside. जहाँ पे कंप्लेनेंट रिसाइड कर रहा है वहां पे भी वो केस फाइल कर सकता है, जो पुराने एक्ट में नहीं था जुरिस्डिक्शन। अपील की डिपॉजिट, opposite party has to deposit 25% maximum amount or 50% of award, whichever is less. Whereas in new act, opposite party must deposit 50% of the amount, but no upper ceiling has been mentioned. अपील के पीरियड, अपील टू स्टेट कमीशन 30 days, अपील टू स्टेट कमीशन इन द न्यू एक्ट इट इज 45 days। ये मैं आगे भी डिस्कस करूंगा अपील का सेक्शन। कंपोजिट ऑफ स्टेट कमीशन मतलब कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो पुराने एक्ट में प्रेसिडेंट प्लस मिनिमम 2 मेंबर्स थे, नए एक्ट में प्रेसिडेंट प्लस 4 मेंबर्स। रिव्यू का पावर पहले नहीं था, बट अब नए एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अमेंडमेंट एक्ट में रिव्यू के पावर्स दिए गए टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। सेकंड अपील पुराने प्रोविजन में नहीं था, अमेंडेड एक्ट में सेकंड अपील नेशनल कमीशन में आप कर सकते हैं। पुराने एक्ट में सेंट्रल अथॉरिटी नहीं था, नए एक्ट में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। पुराने एक्ट में मीडिएशन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस नहीं थे, जो नए एक्ट में। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, नए एक्ट में पनिशेबल विथ 1 to 3 years ऑफ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन अप टू रुपीज 25,000 विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 1 lakh। अपील टू सेंट्रल अथॉरिटी पुराने एक्ट में नहीं था, नए एक्ट में आप कर सकते हो 30 दिन के अंदर। अब जो मेन डेफिनेशंस है वो अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट इज द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट जो है सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 में दिया गया है ऑफ द न्यू एक्ट 2019 की बात कर रहा हूं। कंप्लेनेंट कौन हो सकता है? कंज्यूमर हो सकता है, आदमी जिसने कुछ खरीदा हुआ है और कुछ डिफेक्ट निकला है वो डायरेक्ट कंप्लेन कर सकता है। और एनी वॉलेंटरीली कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन है जिसने रजिस्टर्ड किया हुआ है तो वो कंज्यूमर के बिहाफ पे कंप्लेन कर सकता है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को पता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खराब है या इंजरी हो सकती है टू द कंज्यूमर, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली भी उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं बाय मेकिंग अ कंप्लेंट। और द सेंट्रल अथॉरिटी, one or more consumer where there are numerous consumer having the same interest। आज सपोज फॉर एग्जांपल मैगी एक से ज्यादा लोगों ने खरीदा हुआ है और बीमार हो गए, तो एक से ज्यादा लोग जो अफेक्टेड है वो यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं।
इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर, हिज लीगल हेयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कंज्यूमर वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद उसकी डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे कंप्लेनेंट हो सकते हैं. एंड इन केस ऑफ अ कंज्यूमर बीइंग अ माइनर, हिज पेरेंट और लीगल गार्डियन. तो सी इवन अ माइनर कैन बी अ कंज्यूमर. स्कूल में थे तो हम लोग इरेजर, पेंसिल, स्टेशनरी, बुक्स खरीदते ही है. सो अ माइनर कैन बी अ कंज्यूमर. बट अगर कोई कंप्लेंट है तो उसके पेरेंट्स या उनके लीगल गार्डियंस वो माइनर के बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकते हैं. कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 में दिया गया है. Complaint means any allegation in writing made by a complainant for obtaining any relief provided under the Consumer Protection Act 2019 that an unfair contract or unfair trade practice or a restrictive trade practice has been adopted by any trader or service provider. आप किन चीज़ों पे कंप्लेन कर सकते हैं? पहला तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट था. कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है. आप फोन तो खरीद सकते हो बट 1 साल तक उसका यूज नहीं कर सकते, तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है. आपका पर्पस ही है फोन खरीदना कि आप उसका इस्तेमाल करो, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्लॉज है कि आप उसका यूज नहीं कर सकते तो फिर वो परचेज किस काम का, तो अनफेयर है. या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ऐसा फॉर एग्जांपल बीच में आईफोन ने शायद अपने चार्जर अलग से चार्ज करना शुरू किया था. नाउ सी इट इज अ एसेंशियल गुड्स, दैट मीन्स इट इज कनेक्टेड विद द मेन प्रोडक्ट दैट इज द फोन. तो आपको उसके साथ ही चार्जर प्रोवाइड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट. आप हर एक चीज सेपरेट करके बेचना शुरू कर दोगे तो वहां पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के डेफिनेशन में वो फॉल हो जाएगा. और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, आप अपने कंपिटिटर्स को चांस ही नहीं दे रहे हो, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो कि वो मार्केट प्लेस में आ सके. मे बी रीजन आपका प्राइस हो सकता है या फिर आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, तो उस वजह से आपके कंपिटिटर्स आगे नहीं आ पा रहे या लीगली इलीगली आप उनको रोक रहे हो, तो वहां पे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस आ जाएगा. or the goods brought by him or agreed to be bought by him suffer from one or more defect. आप उसके अलावा कंप्लेन कब कर सकते हो कि जब आपने कुछ गुड्स परचेज किए हुए हैं और उसमें कुछ डिफेक्ट आया तो आप कंप्लेन कर सकते हो. अब देखो, परचेज जो है वो गुड्स का भी हो सकता है, सर्विस का भी हो सकता है. हम लोग मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, टॉप अप करवाते हैं, तो वो क्या है? सर्विस है दैट आर गिवन टू अस, दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड टू अस. So any service hired or availed of on agreed to be hired or availed by him suffer from any deficiency. तो सर्विस आप ले रहे हो बट उसमें भी अगर कोई डिफेक्ट है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं. A trader or a service provider has charged for the goods or for the service mentioned in the complaint a price in excess of the price. तो आपको पता है कि एमआरपी से ज्यादा कोई भी पैसे कलेक्ट नहीं कर सकता, आपसे डिमांड नहीं कर सकता. तो अगर सपोज कोई गुड्स आप खरीद रहे हो जिसकी एमआरपी 10 रुपीज है और वो सेलर आपसे 12 रुपए या 15 रुपए वो गुड्स या सर्विस का प्राइस चार्ज कर रहा है, तो अगेन इट इज रॉन्ग इन इट सेल्फ एंड यू कैन फाइल अ कंप्लेंट फॉर द सेम. प्राइस एक्सेस किस किस चीजों में? विच आर फिक्स्ड अंडर एनी लॉ, मतलब एमआरपी, और डिस्प्लेड ऑन, आई एम सॉरी, फिक्स्ड अंडर एनी लॉ, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है कि इससे ज्यादा प्राइस आप ये प्रोडक्ट में इम्पोज नहीं कर सकते. और displayed on the goods or any package containing such goods, that is MRP, displayed on the price list exhibited by him by or under any law. आपने कहीं पे डिस्प्ले कुछ किया हुआ है प्राइस और एट द टाइम ऑफ परचेज आप कोई और प्राइस कह रहे हो तो वो गलत है. एंड एग्रीड बिटवीन द टू पार्टीज, अगर ओरली या फिर रिटर्न में अगर ऑलरेडी म्यूचुअली डिसाइड किया गया है द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड एट द टाइम ऑफ परचेज आप उससे ज्यादा हेफ्टी प्राइस ले रहे हो तो अगेन इट इज रॉन्ग. उसके अलावा आप कंप्लेन कब कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट है. द गुड्स विच आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड सेफ्टी व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल इन द पब्लिक. बीच में आपने देखा था कि मैगी को बैन कर दिया गया था, आई थिंक इन द ईयर 2019 और 20, क्योंकि उसमें लेड की मात्रा ज्यादा थी, विच इज अगेन इंजरियस टू द लाइफ ऑफ अ पर्सन, हेल्थ ऑफ अ पर्सन.
तो कुछ समय के लिए उसको बैन किया गया था। तो गवर्नमेंट ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स आपको अलाउ नहीं करेगी मार्केट में सेल करने के लिए विच इज हैजार्डियस टू द लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ द पर्सन। और अगर कोई बेच रहा है तो फिर आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। In contravention of standards relating to safety of such goods as required to be complied with, where the traders know that the goods so offered are unsafe to the public. The services which are hazardous or likely to be hazardous to life and safety of the public when used are being offered by the person who provides any service and who knows it to be injurious to be life and safety. इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है। इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आइदर आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कंज्यूमर कहाँ पे डिफाइन किया गया है, या फिर उसके कंटेंट। कंज्यूमर कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, whoever buys any goods for a consideration. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। अगर फ्री में आप कुछ खरीद रहे हो और अगर उस पर कोई डिफॉल्ट निकला तो आप यहाँ पे कंज्यूमर नहीं है, आप कंप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने पैसे उसके नहीं दिए, आपको फ्री में वो प्रोडक्ट मिला था। सो अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और सर्विस, सर्विस भी यहाँ पे है, फॉर अ कंसिडरेशन मतलब एक प्राइस में पैसे दे के उसने खरीदा हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment। या फिर आपने पैसे तुरंत उसको दे दिए वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, या फिर आप पार्टली पे करें हफ्ते में, ठीक है, ईएमआई पे, या फिर फ्यूचर में आप प्रॉमिस कर रहे हो उसको पेमेंट करने के लिए, बट आप पेमेंट कर रहे हो। दैट मीन्स कंसिडरेशन हैज टू बी देयर। यू आर पेइंग द प्राइस, वेदर यू हैव पेड इन द पास्ट, या फिर आप प्रेजेंट में पे करने वाले हो, या फिर फ्यूचर में पे करने वाले हो। And includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration, paid or promised, or partly promised, or under any system of deferred payment, when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose। अब देखो ये एक बार एमसीक्यू में पूछा गया था। कंज्यूमर कौन नहीं है? अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ बट वो प्रोडक्ट रीसेल के लिए मतलब खरीद के ज़्यादा दाम में वापस मार्केट में बेच दूंगा, या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, देन आई एम नॉट अ कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मिल्क परचेज कर रहा हूँ और खुद कंज्यूम कर रहा हूँ या मेरी फैमिली मेंबर्स कंज्यूम कर रही है, तो हम सब कंज्यूमर हैं। बट सपोज मैं मिल्क खरीद रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ टू मेक टी, उससे मैं चाय बना रहा हूँ और मार्केट में बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मिल्क मैंने खुद के लिए कंज्यूम करने के लिए नहीं खरीदा हुआ है, मैंने कॉमर्शियल पर्पस के लिए किया हुआ है। देन ईयर आई एम नॉट अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? जो खुद कंज्यूम कर रहा है, जो खुद यूज कर रहा है, वो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बट अगर मैं रीसेल या फिर कॉमर्शियल पर्पस के लिए कुछ प्रोडक्ट्स खरीद रहा हूँ, देन आई एम नॉट अ कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फर्नीचर खरीदा हुआ है और उसमें रिपेयर वर्क या फिर फर्दर एनहांस करके उसको रीसेल प्राइस में मार्केट में बेच दिया, देन ईयर आई एम नॉट अ कंज्यूमर। और whoever hires or avails any service for a consideration। तो देखो यहाँ पे सर्विस भी आ गया, बट अगेन फॉर अ कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं अगर अपना फ़ोन का रिचार्ज करवाना चाहता हूँ, रिचार्ज किस चीज़ का कर रहा हूँ? ताकि मैं इंटरनेट का एक्सेस कर सकूँ, मैं फ़ोन पे बात कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्विस परचेज की हुई है, बट फॉर अ कंसिडरेशन, दैट मीन्स बाई पेइंग फॉर दैट सर्विस which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment, and includes any beneficiary of such services other than the person who hires or avails of the services for consideration paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment, when such services are availed of which the approval of the first mentioned person but does not include a person who avails of such service for any commercial purpose। यहाँ पे भी सेम है, या फिर मैं वो सर्विस का पैसे
पास्ट में दे रहा हूं या प्रेजेंट में दे रहा हूं या फ्यूचर में दे रहा हूं। मैंने या फिर पूरे पैसे दे दिए या पार्टली पैसे दे रहा हूं, बट पैसे देके अगर सर्विस खरीद रहा हूं देन आई एम अ कंज्यूमर। बट इफ आई एम परचेजिंग समथिंग फॉर रीसेल पर्पस और कॉमर्शियल पर्पस देन आई एम नॉट अ कंज्यूमर। नाउ सी, एक्सप्लेनेशन से भी एक चीज ध्यान रखिएगा। इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट, द एक्सप्रेशन commercial purpose does not include use by a person of goods brought and used by him exclusive for the purpose of earning his livelihood by means of self employment। कमर्शियल पर्पस में अगर वो गुड्स आप खुद के लाइवलीहुड के लिए यूज कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वहां पे आप कंज्यूमर कहलाओगे, वो कमर्शियल पर्पस नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक जेरोक्स मशीन खरीदा हुआ है, परचेज किया हुआ है, और उससे आप जेरोक्स करके बच्चों को कॉपीज देते हो। ठीक है, कंज्यूमर को कॉपीज दे रहे हो। अब यहाँ पे जो जेरोक्स मशीन आप ऑपरेट कर रहे हो वो आपकी डेली अर्निंग है, तो ये कमर्शियल पर्पस नहीं है। मतलब इतना बड़ा नहीं है कि आप आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर कॉमर्स कर रहे हो। आप ऑफ कोर्स बिजनेस बना रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, बट फॉर योर अर्निंग कर रहे हो, लाइवलीहुड, जिंदा रहने के लिए। तो यहाँ पे कॉमर्शियल पर्पस में ये फॉल नहीं होगा। अगर मेरी एक फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है और उसने 10 पीसीज या फिर 10 जेरोक्स मशीन खरीदा हुआ है, तो वो कॉमर्शियल पर्पस में फॉल हो जाएगा। बट अगर आज मैं एक प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ जिससे उसका यूटिलाइज करके मैं खुद का अर्निंग कर रहा हूँ, सो दैट इज नॉट अ कॉमर्शियल पर्पस। सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर 6 राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के राइट सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 ऑफ 2019 एक्ट में बताया गया। कौन कौन से राइट है? सबसे पहला, द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि आपकी लाइफ को या फिर आपके हेल्थ को इंजरी होगा, तो उसको कंप्लीट बैन कर दिया जाएगा। दे विल नॉट अलाउ टू सर्कुलेट और मैन्युफैक्चर सच प्रोडक्ट एंड टू सेल इट टू द कंज्यूमर। राइट टू बी प्रोटेक्टेड। Second is right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard, and price of goods, products, or services as the case may be, so as to protect the consumer against unfair trade practice. Right to be informed. आज आप 1 रुपए का चॉकलेट भी अगर खरीद रहे हो, उसमें भी देखिएगा उसमें कितना उसका प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ है, मैन्युफैक्चर डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसमें कितने मात्रा में प्रोटीन, फैट, शुगर, उसके अलावा फीडबैक अगर देना है तो आप कहाँ पे दे सकते हो। तो आपको हर एक चीज़ का डिटेल आपको इन्फॉर्म किया जाता है, कितने ग्राम का है, वेज है, नॉन वेज है, हर एक डिटेल वो 1 रुपए के चॉकलेट में भी आपको दिया जाता है। वाई? बिकॉज कंज्यूमर हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा। वेज है, नॉन वेज है, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, हर एक डिटेल आपको कंज्यूमर को बताना है, वो उनका अधिकार है। Third, the right to be assured, wherever possible, access to variety of goods, products or service at the competitive prices. Right to be assured. That means ग्राहक के पास, कंज्यूमर के पास राइट टू चॉइस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट है बस वही खरीदो, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। शर्ट है तो शर्ट्स में भी देखिए कितनी सारी कंपनीज है। ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी मार्केट में आपको वही खरीदना है, उसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। सो कंज्यूमर शुड हैव द राइट टू चॉइस वेर एवर पॉसिबल। ऐसा नहीं कि हर एक चीज में पॉसिबिलिटी हो सकता है, बट जहां पे भी पॉसिबल है दे शुड गेट द राइट टू चूज वॉट दे लाइक, उनको जो पसंद है वो खरीद सके। Fourth, right to be heard and to be assured that consumers' interest will receive due consideration at appropriate forum. Right to be heard. फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने अगर कोई गुड्स खरीदा हुआ है और उसमें कोई डिफॉल्ट निकला, तो मैं कंप्लेन करने जाऊंगा
कंज्यूमर कोर्ट में या फिर कोर्ट में, दैट इज राइट टू बी हर्ड। मतलब वो मेरी बात सुनेंगे कि मेरे साथ गलत हुआ है, अब मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे या फिर मेरा प्रोडक्ट जो है वो एक्सचेंज करवा दीजिए या फिर मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दीजिए। सो राइट टू बी हर्ड, आप किसी को बोल रहे हो अपनी कंप्लेन को और सामने वाला सुन रहा है, तो आपके पास राइट टू बी हर्ड है कि आपकी भी सुनी जाए, आप एक्सप्रेस कर रहे हो आपके ग्रीवियंसेस। Right to seek redressal against unfair trade practice or restrictive trade practice or unscrupulous exploitation of consumer. Right to seek redressal. आपने कंप्लेंट तो कर दिया, कंप्लेंट के बाद क्या, आप रेमेडीज क्लेम कर रहे हो, भाई मुझे मेरा पैसे वापस कर दो, ये प्रोडक्ट खराब निकला हुआ है, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मेरे पैसे वापस कर दो। यस, सीकिंग द रिड्रेसल, either you exchange the product, you give me the money back, or you compensate me in any other way. So you are seeking the redressal. And lastly, right to consumer awareness. Consumer has the right to be aware of each and every products or services that are there in the market. जागो ग्राहक जागो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, कंज्यूमर को अवेयरनेस पहुंचा रहा है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपको गलत प्रोडक्ट दिए गए हैं या फिर आपको एक्सप्लॉइट किया गया है, आपने प्रोडक्ट खरीदा और किसी ने आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। सो दे आर गेटिंग अवेयर ऑफ व्हाट आर द कंज्यूमर राइट्स। So these are the six rights provided under Section 2, Subclause 9 of the Consumer Protection Act 2019. Section 2, Subclause 16 talks about e-commerce. E-commerce means buying on selling of goods or service, including digital products over digital or electronic network. E-commerce, the word itself says E means electronic. कॉमर्स का मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बट वेर इलेक्ट्रॉनिकली, दैट मीन्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, that is e-commerce. Section 3 is very important. Central Consumer Protection Council. The central government shall, by notification established with effect from such date, as it may specify in the notification, the Central Consumer Protection Council, to be known as Central Council. तो Central Consumer Protection Council or the Central Council is established by, the answer is central government. Central government has the power, the right to establish CCPC, that is the Central Consumer Protection Council. The Central Council shall be an advisory council and consist of the following members. So what is the purpose of the Central Council? They advise the government that what steps or which are the products that should be banned in the market. So they play an advisory role. They are giving their advices to the government, central government. And who are the members? The minister in charge of the Department of Consumer Affairs in the central government, who shall be the chairperson. So there must be a chairperson. Such number of other officials or non-official members representing such interests as may be prescribed. So there is one chairperson. Other than that, there may be other members as been prescribed by the council. The Central Council shall meet as and when necessary, but at least one meeting of the Council shall be held every year. That means once in a year, one meeting regarding this Central Council has to be made. Now, State Consumer Protection Council has been provided in Section 6 of the Consumer Protection Act 2019. Again, it is an advisory council. The State Council shall meet as and when necessary, but not less than two meetings shall be held every year. So again, State Consumer Protection Council is an advisory body, advisory council, and they should meet twice in a year. Then comes District Consumers Protection Council. Again, this is also an advisory council, and the State Council shall meet not less than two meetings in a year. Again, same, it is also an advisory body
and they should meet at least twice in a year. Section 10, Establishment of Central Consumer Protection Authority. The central government shall, by notification established with effect from such date, as it may specify in that notification, a Central Consumer Protection Authority, to known as Central Authority, to regulate matters relating to violation of any rights of consumer, unfair trade practice, and false or misleading advertisement which are prejudicial to the interest of public and consumers, and to promote, protect, and enforce the rights of consumer as a class. So what is the purpose of central authority? They seek the matters in which the consumers rights have been violated. दे सीक द मैटर्स मतलब देख रहे वो मैटर्स को, वो केसेस को या कंप्लेंट को जहाँ पे कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट किए गए. Where is the headquarter of central authority? It is in Delhi. The central authority shall consist of chief commissioner and such number of other commissioners as may be prescribed. Now, what are the powers and functions of central authority? It has been provided under section 18 of that. First is inquiry or investigation to be made into violation of consumer rights or unfair trade practices, either suo motu or on a complaint received or on the directions from the central government, provided under section 19. So they are having the power to either inquiry or make an investigation into any matters which are violating the consumer rights. Second is to file the complaint before the district commission, the state commission, or the national commission, as the case may be. हमने देखा था कि कंप्लेनेंट कौन हो सकता है. तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी, वो भी कंप्लेन कर सकता है. अगर सेंट्रल अथॉरिटी के ध्यान में कोई आया है जो वायलेट कर रहा है कंज्यूमर राइट को, तो वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, अगर 1 करोड़ तक का मैटर है, या फिर स्टेट कमीशन जहाँ पे 1 करोड़ से 10 करोड़ का मैटर है, या फिर नेशनल कमीशन में जहाँ पे 10 करोड़ से ज्यादा का मैटर है, वहां पे कंप्लेंट कर सकता है. It can intervene in any proceeding before the district commission or state commission or national commission in respect of any allegation of violation of consumer rights or unfair trade practice. कोई भी मैटर्स में वो पार्टिसिपेट कर सकता है और डायरेक्शन दे सकता है. अगर कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन में चल रहा है और अगर सेंट्रल अथॉरिटी को लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ये प्रोसीडिंग गलत है, तो वो प्रोसीडिंग में इंटरवेन कर सकता है. Undertake and promote research in the field of consumer right and spread and promote awareness on the consumer right. तो देखो यहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड कोई भी स्टेप्स वो ले सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं. एंड लास्टली टू प्रोमोट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर के लिए, जैसे कि जागो ग्राहक जागो, तो ये सारी जो अवेयरनेस मेथड्स है, ठीक है, उनको कौन प्रोत्साह कर रहा है? सेंट्रल अथॉरिटी कर रहा है. सर्च एंड सीजर सेक्शन 22 में दिया गया है. एक ही चीज उसमें याद रखेगा, 20 डेज तक आप कोई भी प्रोडक्ट्स को सर्च एंड सीज करके रख सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट अनलेस द कोर्ट अप्रूव्स. Appeal is very important. A person aggrieved by any order passed by the central authority. तो यहाँ पे देखो सेंट्रल अथॉरिटी का कोई भी अगर उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, उसका अगर आपको अपील करना है, सो यू हैव टू फाइल एन अपील इन द नेशनल कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days. तो सेंट्रल अथॉरिटी ने अगर कोई भी जजमेंट दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है, उसका अगर आपको अपील करना है तो आप अपील कर सकते हैं. कहाँ पे करना है? नेशनल कमीशन के पास, बट विद इन द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम सच ऑर्डर. एंड लास्टली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको पढ़ लीजिएगा. इसमें से एक से दो क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे. डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन. डिस्ट्रिक्ट कमीशन एस्टैब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट कमीशन को कौन एस्टैब्लिश कर रहा है? अगेन स्टेट गवर्नमेंट. बट जहां पे नेशनल की बात आ रही है, नेशनल कमीशन को एस्टैब्लिशमेंट कौन कर रहा है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट.
डिस्ट्रिक्ट अगेन स्टेट लेवल पे, स्टेट अगेन स्टेट लेवल पे, नेशनल जो है वो पूरे इंडिया की बात कर रहा है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट में कितने मेंबर्स होने चाहिए? एक प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर्स। वन प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 2। दो से ज्यादा हो सकते हैं बट मिनिमम 2 मेंबर्स। स्टेट में एक प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स नॉट लेस देन 4, मतलब मिनिमम 4 मेंबर्स आपको स्टेट लेवल पे चाहिए। और नेशनल पे अ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स नॉट लेस देन 4। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नए एक्ट में डिस्ट्रिक्ट के लिए अप टू 1 करोड़ रुपीज, स्टेट के लिए बिटवीन 1 करोड़ एंड 10 करोड़ रुपीज, एंड नेशनल के लिए अबाउट 10 करोड़। रिव्यू विद इन 30 days फ्रॉम सच ऑर्डर रिव्यू पिटिशन कर सकते हैं। स्टेट में अगेन विद इन 30 days फ्रॉम सच ऑर्डर, और नेशनल में भी कर सकते हैं विद इन 13 days फ्रॉम सच ऑर्डर। अपील की प्रोविजंस थोड़े चेंज हो गए, वो याद रखिएगा। 2019 में अगर डिस्ट्रिक्ट के ऑर्डर को आपको अपील करना है तो आप स्टेट कमीशन के पास जा सकते हैं, बट विद इन 45 days। प्रीवियसली इट वॉज 30 days, अब 45 days हो चुका है। एंड शेल फर्स्ट डिपॉजिट 50% ऑफ द अमाउंट। अगर स्टेट ने कोई ऑर्डर दिया हुआ है और आपको अपील करना है तो स्टेट का अपील आप नेशनल कमीशन के पास कर सकते हो, अगेन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, एंड शेल फर्स्ट डिपॉजिट 50% ऑफ द अमाउंट। एंड नेशनल कमीशन के ऑर्डर पे आपको अगर अपील करना है तो कहां पे जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के पास। अगेन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, शेल फर्स्ट डिपॉजिट 50% ऑफ द अमाउंट। लिमिटेशन पीरियड सेक्शन 69 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, द स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन shall not admit a complaint unless it is filed within 2 years from the date on which the cause of action has arisen। मतलब यहाँ पे एक लिमिट पीरियड दिया गया। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा हुआ है और 10 साल के बाद या 12 साल के बाद आप उसकी कंप्लेन करना चाहते हो, तो कोई भी, चाहे स्टेट हो या नेशनल हो या डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, वो केस को एंटरटेन नहीं करेगा। So the complaint has to be filed within 2 years from the date of purchase or from the date of cause of such action. Not purchase, I am sorry, from the date of cause of action. Cause of action मतलब क्या है? Suppose डिफेक्ट निकला तो वो डिफेक्ट डेट से आपका कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो उसके 2 साल के अंदर आइदर इन डिस्ट्रिक्ट और द स्टेट और नेशनल कमीशन में आपको कंप्लेन कर देना है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सेक्शंस है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड 1986 से पूछे जा सकते हैं। अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड मोटर व्हीकल एक्ट दोनों कंबाइन करके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस AIB में पूछे जाते हैं। मैं मोटर व्हीकल से भी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो मैं अपलोड कर दूंगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।